हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रग डेस्क। आज हम फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि है द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो बच्चों, इस पूरे सेंटेंस में हमें एक वर्ड प्रोमिनेंटली दिख रहा है, दैट इज फार्मेसी। जब भी हम फार्मेसी एज ए प्रोफेशन हम लोग चूज कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोग फार्मेसी के लाइन में हैं, हमें फार्मेसी का एक्चुअल डेफिनेशन, उसका एक्चुअल मतलब पता होना चाहिए। तो फार्मेसी का मतलब क्या होता है? ये बेटा एक साइंस होता है। किस चीज का? ड्रग के बारे में। इट इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। ओके, it is the science of drugs in which we study about the drug designing, drug manufacturing and all the other informations related to drug. Okay, तो इसका proper definition हो जाता है, it is the science of designing, preparing and of medications and providing drug related informations. Okay, तो जब हम फार्मेसी का definition पढ़ते हैं तो उसमें एक और वर्ड आता है जो कि है ड्रग। ड्यूरिंग द क्लास आवर हमने कुछ और वर्ड्स भी सुने होंगे, जैसे कि एक तो हो गया ड्रग, एक और है एपीआई, और एक और वर्ड हमने सुना होगा डोसेज फॉर्म। इन तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है, और ये तीनों वर्ड हम फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है, एक बार ट्राई करते हैं समझने का। ड्रग, एपीआई, डोसेज फॉर्म। ड्रग ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, दोज आर यूज्ड फॉर द क्योर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस and mitigation of any kind of disease in the body, not only in human body but also in other bodies. Okay, तो ड्रग का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसे सब्सटेंस है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें क्योर करने में, ट्रीटमेंट करने में, प्रिवेंशन करने में, डायग्नोसिस करने में और मिटिगेशन करने में हेल्प करता है। क्योर मतलब ठीक करना, ट्रीटमेंट मतलब किसी पे हम लोग जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, प्रिवेंशन मतलब किसी चीज को प्रिवेंट करना, डायग्नोसिस मतलब किसी चीज को पहचानना, और मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज की सीवियरिटी को कम करना। तो होल टोटल ड्रग के डेफिनेशन में ये कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो कि प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और इन्हीं सभी वर्ड्स के लिए ड्रग का एक प्रॉपर डेफिनेशन बनता है। इसके बाद एक और वर्ड आता है हमारे पास, दैट इज द एपीआई। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो व्हाट आर दिस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एपीआईज? तो बच्चों, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एपीआईज जो चीज होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके कारण हमें कोई एक्शन हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। एक्शन मतलब मान लो किसी पेशेंट को सिंपल फीवर हुआ है, तो हम लोग उस केस में उसे जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे एज अ फार्मासिस्ट, जो कि वो एज अ ट्रीटमेंट के लिए यूज करेगा, तो यूज करने के बाद फॉर एग्जांपल फीवर में उसका टेम्परेचर हाई है, बॉडी टेम्परेचर हाई है, तो हम जो मेडिसिन देंगे उसका टेम्परेचर लो करेगा। तो जो कंपाउंड और जो सब्सटेंस उसका टेम्परेचर लो करने में हेल्प कर रहा है, वो होता है बेटा एपीआई। ओके, फॉर द एक्शन देयर शुड बी मस्ट एन एपीआई। एपीआई है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल एक्शंस देखने को मिलता है। ये हो गया एपीआई। एक और वर्ड आता है बेटा हमारे पास यहीं पे, तीसरे वर्ड पे आते हैं हम लोग, दैट इज द डोसेज फॉर्म।
डोसेज फॉर्म समझना कोई उतना खास चीज नहीं है, ये बेटा सिंपल हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होता है। ओके, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब हम लोग कोई भी टेबलेट बना रहे हो, कैप्सूल्स बना रहे हो, क्रीम्स बना रहे हो, ऑइंटमेंट बना रहे हो, सिरप बना रहे हो, या कुछ भी जो बना रहे हो हम लोग, जो सब कुछ लास्ट हम लोग यूज करते हैं एज मेडिसिन, वो होते हैं डोसेज फॉर्म। हमारा जो भी एक डोसेज फॉर्म होता है, इसमें सिर्फ एपीआई नहीं रहता, इसके साथ एपीआई के साथ कुछ और भी होते हैं जिसे हम कहते हैं एपीआईज प्लस एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स। ओके, तो एक डोसेज फॉर्म में ना तो सिर्फ अकेला एपीआई होता है और ना ही अकेले एक्सिपिएंट्स होते हैं। कुछ ऐसे डोसेज फॉर्म ये भी होते हैं जिनमें एपीआई नहीं होता बट उन्हें एक्सिपिएंट्स खाली दिया जाता है, जैसे कि हम प्लेसिबो पढ़ते हैं, वो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये सब तो हो गए टोटल हमारे फार्मेसी के रिलेटेड। हम लोग ये सब्जेक्ट जब भी पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला चीज आता है, दैट इज फार्मास्यूटिक्स। ये सब्जेक्ट हमें क्या पढ़ाता है, ये सब्जेक्ट हम फार्मेसी में क्यों पढ़ते हैं? तो बेटा ये जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, ये बस एक साइंस है किसका? द आर्ट ऑफ क्या है? ये एक आर्ट है किसका? डोसेज फॉर्म डिजाइनिंग का। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में हम टोटली डोसेज फॉर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। एक डोसेज फॉर्म कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, उसके साथ जो हम एपीआई लेंगे उसके साथ कौन सा एक्सिपिएंट्स लेंगे, हम कौन सा एडिटिव्स लेंगे, हम उसे क्यों ले रहे हैं, कौन सा ड्रग किसके साथ कंपेटेबल होगा, किसके साथ मिल पाएगा, ये सब चीजें हम फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। बेसिकली हमें इस चैप्टर में हमें फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ने हैं, जो कि हम बेसिकली इंडिया पे ही फोकस करेंगे, और आउटर कंट्रीज में आउटर कंट्री से किस तरह हम लोग इंडिया में हमारा फार्मेसी सिस्टम आया, उन सब चीजों के बारे में हम बस एक ब्रीफ नॉलेज कलेक्ट कर देंगे। तो हम सब ने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हम सब ने ये वर्ड सुना होगा। तो ये जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये इंडियन नहीं है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हम सबको पता है ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एलोपैथिक सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले ये जो मेडिसिन, एलोपैथिक सिस्टम के जो मेडिसिन आते थे वो इंपोर्ट किए जाते थे यूरोप से। ओके, ओके, तो ये जो मेडिसिन जो यूरोप से इंपोर्ट किए जाते थे, इनका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा होता था, इसलिए कॉमन पीपल, इंडियन पीपल बेसिकली इसे उतना खास यूज नहीं करते थे। बट लेटर ऑन, थोड़े कुछ सालों के बाद, यही ड्रग्स जो एलोपैथिक सिस्टम के जो ड्रग्स हैं, इन्हें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी किया गया ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही, सो दैट इंडियन पीपल्स कैन ऑल्सो यूज दैट। तो इसका इंपोर्ट बंद किया गया और इसे हम लोगों ने खुद भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। उसके कुछ सालों बाद इन द ईयर 1930 एक कमिटी बैठाया गया था, जो कि था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर आर.एन. चोपड़ा, दैट इज आर.एन. चोपड़ा, जिसे हम आज के टाइम पे चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं। तो उन्होंने उनके लीडरशिप में कमेटी बैठाया गया, और उस कमेटी का टोटल काम था कि वो लोग फार्मेसी रिलेटेड जितने भी इश्यूज राइज होंगे
उन सब के बारे में वो लोग कलेक्ट करेंगे नॉलेज और एक सर्वे रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो उनका एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि इन इंडिया फार्मेसी को एज ए प्रोफेशनल कैरियर कोई चूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फार्मेसी में उस टाइम पे इंडिया में उतना कुछ खास स्कोप था ही नहीं जिसे कि वो लोग यूज कर सके। उसके कुछ सालों बाद प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ जी ने पहली बार BHU दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना पहला लेक्चर फार्मेसी के ऊपर डिलीवर किया था, जिसके बाद की फार्मेसी को एज ए प्रोफेशनल कैरियर चूज किया गया। इसी के साथ साथ इन 1939 प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ जी ने ही एक और जर्नल भी पब्लिश किया था जिसका नाम था द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। और इसके कुछ सालों बाद हमने फार्मेसी के जो हम लोग के प्रोडक्ट्स थे वह प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया। पहले तो उन एक्सपोर्ट्स में कुछ ऐसे खास रेगुलेशंस कुछ थे नहीं, कुछ बनाए नहीं गए थे, बट आफ्टर कुछ सालों के बाद यही कमिटी जो हम लोग का RN चोपड़ा साहब के जो कमिटी था उनके कमिटी के हिसाब से ही कुछ एक्ट्स एंड कुछ रूल्स पास किए गए, जिसके हिसाब से कि हमने मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सपोर्ट का और जो इंपोर्ट होता था ड्रग्स उन सब का एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया और उन सबको हमने रेगुलेट किया। जैसे कुछ एक्ट्स पास हुए, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, फार्मेसी एक्ट्स, ऐसे बहुत से एक्ट्स पास हुए जिसके हिसाब से एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया गया। उस मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से आज भी ये सब काम होता है। ये एक लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं सेमेस्टर्स में। तो ये टॉपिक है, जब भी हम फार्मेसी को एज ए कैरियर ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या डिफरेंट लाइंस एंड पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं हम लोग जिसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली उस टोटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले प्रैक्टिस सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द लास्ट वन इज द अदर्स। प्रैक्टिस सेक्टर में हमें जनरली 3 लाइन दिख जाते हैं जो कि है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो कम्युनिटी जो हमारा आसपास में एक कम्युनिटी हॉस्पिटल होगा वहां के फार्मासिस्ट के हिसाब से हम लोग चूज कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट पहले किसी क्लिनिक में बैठे हुए एक फार्मासिस्ट की तरह, क्लिनिक्स में बहुत सारे फार्मासिस्ट होते हैं जो कि हम लोग ड्रग के लिए उनको बैठना जरूरी रहता है। एक हॉस्पिटल, हमारे पास में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो भी होगा आपके लोगों के पास, आपके लोगों के घर के पास में, उस वहां के सबसे पास में जो भी हॉस्पिटल होगा वहां पे भी एक फार्मासिस्ट होता होगा, जिसे हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। उसके बाद सेकंड लाइन दैट इज द इंडस्ट्रियल लाइन। ये एक हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर होता है जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स भी दिया जाता है। तो इसमें टोटल ये सारे पार्ट्स होते हैं जो कि है प्रोडक्शन, R&D, QC, QA, पैकिंग एंड मार्केटिंग एंड सेल्स। तो ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए इन सब का एक एक अलग अलग ब्लॉक होता है एक इंडस्ट्री में। प्रोडक्शन का अलग सेक्शन होता है, R&D का अलग सेक्शन होता है, QA का अलग सेक्शन होता है, QC का अलग सेक्शन होता है। इसी प्रकार सबका अलग अलग सेक्शन रहता है। सबसे पहले प्रोडक्शन सेक्शन का काम रहता है कि ये लोग हम लोग का ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं, किस तरह से एक टैबलेट बनाया जाएगा, वो काम प्रोडक्शन वालों का रहता है। R&D डिपार्टमेंट दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये एक डिपार्टमेंट है जहां पे कि हम लोग एक ड्रग के बारे में रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके उसका प्रॉपर डोसेज फॉर्म कौन सा रहना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं और उसका प्रॉपर डोसेज फॉर्म का डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद QA दैट इज द क्वालिटी एश्योरेंस, इसे अभी रहने देते हैं। उसके बाद आता है QC दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का काम, टोटल सेक्टर का काम यही रहता है कि जो भी टेस्ट टेबलेट का या फिर कैप्सूल का या फिर किसी भी प्रकार का डोसेज फॉर्म जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनका चेकिंग करना। QC में ऐसे SOPs रहते हैं जिनमें कि फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स सेट रहते हैं। हम जितना भी कोई भी मेडिसिन खाते हैं उन सब का एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है कि अप टू दिस स्टैंडर्ड दैट इज यूजेबल। अगर वो स्टैंडर्ड वो टोटल हम लोग का डोसेज फॉर्म फुलफिल करता है तो ही वो मार्केट में आ पाता है, नहीं तो वो मार्केट में नहीं आता है। इन सब बातों को चेक करने का काम QC का रहता है और इसी चेकिंग को रीचेक करके उनका स्टैंप लगाना काम रहता है QC दैट इज द क्वालिटी एश्योरेंस करना। QC क्वालिटी का कंट्रोल करती है, वो चेक करता है वो क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं। QA उस चीज को रेक्टिफाई करती है और अपना स्टैंप लगाती है। हम लोग जब भी देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में ओके टेस्टेड का टैग लगा रहता है, वो सारा टैग QC वालों के द्वारा ही लगाया जाता है। उसके बाद पैकिंग
पैकेजिंग सेक्टर हम सबको पता है कि ये वो सेक्टर है जहां पे कि पैकेजिंग किया जाता होगा हम लोग के डोसेज फॉर्म का। हम सब ने देखा है बहुत से ऐसे कैप्सूल्स आते हैं जो कि स्ट्रिप पैकिंग में आते हैं, ब्लिस्टर पैकिंग में आते हैं, बहुत से कैप्सूल स्मॉल बॉक्स में भी आते हैं, छोटे छोटे डब्बे में भी आते हैं, बहुत से टैबलेट्स होते हैं जो कि स्ट्रिप्स में आते हैं, बहुत से ऐसे सिरप्स होते हैं जो कि प्लेन बॉटल में आते हैं, बहुत से सिरप एम्बर कलर बॉटल में या फिर ब्लैक कलर बॉटल में जो आते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग पैकेजिंग का एक अलग सेक्टर रहता है जहां पे कि हम टोटल एक ड्रग का पैकेजिंग चेक करते हैं और वहां पे पैकिंग करते हैं। उसके बाद द लास्ट वन इट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग हम लोग उसे कहते हैं जैसे जहां पे हम लोग जो कहते हैं MR, दैट इज द मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। ये काम इन लोग का काम रहता है कि हम लोग ने जो ड्रग बनाया है वो ड्रग को मार्केट तक पहुंचाना और उसका पब्लिसिटी करना। हम लोग अभी कोई सा भी हम लोग डोसेज फॉर्म बना रहे हैं तो उसे पब्लिक तक पहुंचाना, पब्लिक के पास उसे पहुंचाना, पब्लिक को उस चीज के बारे में बताने का काम मार्केटिंग वालों का रहता है। इसके अलावा अदर्स में और दो आ जाते हैं जो कि है एकेडमिक सेक्टर्स एंड क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर। एकेडमिक सेक्टर में हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, लेक्चरर्स बन सकते हैं, और वैसे हम लोग बहुत हिसाब से एकेडमिक लाइन को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और लाता है दैट इज अ क्लिनिकल रिसर्च। बेटा क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल फार्मासिस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट में फार्मासिस्ट का काम होता है एक क्लिनिक में बैठकर उस चीज को, वहां के ड्रग को डिस्पेंस करना, जबकि क्लिनिकल रिसर्च का काम होता है ये एक रिसर्चर रहता है जो कि बेसिकली R&D डिपार्टमेंट में अपॉइंट रहते हैं। इन लोगों का काम रहता है एक क्लिनिक का रिसर्च करना, क्लिनिक में कौन कौन सा ड्रग फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, उन ड्रग का किस प्रकार से हम लोग उसे और पेशेंट के लिए हेल्पफुल कर सकते हैं। मान लो अभी बहुत से लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, तो क्लिनिकल रिसर्च में यही काम होता है कि किस तरह से इंजेक्शन को कम करके, इंजेक्शन का काम कुछ टैबलेट्स में हो सकता है, तो इन सब चीजों का डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट के क्लिनिकल रिसर्चर्स के द्वारा हो सकता है। R&D डिपार्टमेंट इंडस्ट्री का अलग होता है और एक सिंपल प्लेन R&D डिपार्टमेंट होता है जहां पे कि सिर्फ एक ड्रग का डेवलपमेंट किया जाता है, उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। उस टाइम पे वहां पे जो फार्मासिस्ट अपॉइंट रहते हैं वो होते हैं क्लिनिकल रिसर्चर। इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट यूनिट का फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मैं कोशिश करूंगा बाकी सारे वीडियोस भी जल्दी लाने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।